बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम क्लास 9 में चैप्टर 10 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सेकंड एसेन लो पढ़ेंगे, जो हमें कह रहा है कि हम डिस्क्राइब करें क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस। अब कल पहले एसेन लो में हम बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर चुके हैं और हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम उनके मल्टीपल ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं। जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म ज्यादा मिल रहे होते हैं उनके ग्रुप्स अलहदा करते जाते हैं, जो ज्यादा डिफरेंस रखते हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में डालते जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो तो अगला एसएलओ हमें कह रहे हैं जरूरत क्या है, क्या फायदा है इसका, वही आज हमने पढ़ना है। हमारा नॉलेज एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो एस्टीमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, हमें श्योरिटी नहीं है, एक अंदाजा है कि तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीशीज आज भी दुनिया में मौजूद हैं। ठीक, आज से चंद 100 साल पीछे चले जाओ तो ये तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने बहुत बड़े लेवल पे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करके इनका घर तबाह किया है, जिससे हमें खुद अंदाजा है कि हमने बहुत सारे ऐसे जानदार जिन्हें डिस्कवर ही कभी नहीं किया उन्हें खो दिया है और ये काम अभी भी जारी है। लेकिन अभी भी हम एक एस्टीमेट करते हैं कि इसके बावजूद अब भी ना 8.7 मिलियन यानी 87 लाख स्पीशीज इकसाम अभी भी होंगी। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, हमने ना अभी तक इन 8.7 मिलियन में से सिर्फ 1.2 मिलियन स्पीशीज यानी 12 लाख इकसाम डिस्कवर किए हैं। यानी कि बड़ी पॉपुलेशन जो है या बड़ी तादाद में जो स्पीशीज हैं उन्हें अभी तक हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए। और ये जो हमने 1.2 डिस्कवर किए हैं इनमें भी ज्यादातर हमने इंसेक्ट्स डिस्कवर किए हैं। ठीक है, अब चाहे 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं, 12 लाख है, मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद है और इनमें आप देखोगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। यहां फिर ये जो इतनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी है ना, हमें जरूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की, जिससे हम इतनी बड़ी तादाद में जो स्पीशीज है उनमें ऑर्डर लाते हैं, ताकि हम पता लगा सके कहां पे किन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और कौन से मुख्तलिफ हैं। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और हम इन्हें हायरार्कल ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। हायरार्कल ग्रुप्स कहते हैं जहां आप एक तरतीब से चीजों को ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, जहां आपके पास बड़ा ग्रुप होता है उसमें आप देखते हो बहुत सारे जानदार होते हैं, जैसे डोमेन्स। हमने कल कहा था 3 डोमेन्स हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कवर करती हैं। लेकिन फिर आप उसके अंदर एक छोटा ग्रुप बनाते हो, एक से ज्यादा। जैसे आपके पास किंगडम्स थे, 3 डोमेन्स थी लेकिन किंगडम 6 थे। हमने फिर ऑर्गेनिजम्स को अलग करना शुरू किया, एनिमल्स अलग कर दिए, प्लांट्स अलग कर दिए, फंजाई अलग कर दी, बाकी ऑर्गेनिज्म अलग कर दिए। अब ये जो अब आपके पास सब ग्रुपिंग हो रही है, आप इसे मजीद देखोगे कि किंगडम से डिवीजन या फाइलम के अंदर कैटेगराइज करोगे। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम होंगे, तो ये मजीद सब ग्रुपिंग जो है इसे हम कहते हैं, हम हायरार्कल ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनकी एक ऑर्डर डेवलप कर रहे हैं, रैंडमली नहीं कर रहे। ये जो काम हम करते हैं ये हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर्ड फीचर्स की बुनियाद पे करते हैं। सिमिलैरिटीज वाले अलग करते जाते हैं, डिफरेंस वाले अलग करते जाते हैं, ताकि हमें उन्हें पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एडवांटेजेस पे। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो हमें क्लासिफिकेशन का मिलता है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डेवलप करना। चूंकि मेजरली साइंस बायोलॉजी इस बात को मान चुकी है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आज हैं शुरू से नहीं थे। इन सब को माजी में जाके देखें तो बहुत सारे जानदार जो आज आपको बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं, इन सब का अबाव अजदाद, इनके एंसेस्टर कोई एक जैसे ही थे। ठीक है, और अगर आप और माजी में जाओगे तो तब के जो ऑर्गेनिज्म थे उन सबका एंसेस्टर कोई एक कॉमन ऑर्गेनिज्म था। इसी तरह अगर आप रिवर्स जाते चले जाओ
तो आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे जहां आप कहोगे दुनिया में जितने जानदार हैं ये सब उस एक कॉमन जानदार से बने। ये जब आपने एक शजरा नस्ब बनाया, एक हिस्ट्री डेवलप की है, इसे कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स में शेयर्ड एंसेस्ट्री फाइंड आउट करते हो कि ये जो मुख्तलिफ तरह के परिंदे हैं इनका एंसेस्टर कोई एक होगा, ये जो मुख्तलिफ तरह के मैमल्स हैं इनका एंसेस्टर कोई एक होगा, ये जो मुख्तलिफ इकसाम के फिशेस हैं इनका एंसेस्टर कोई एक होगा, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई और ये कई इकसाम के जानदार बने। ये चीज हमें कैसे पता लगती है? क्लासिफिकेशन से। जब आप चीजों को शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासिफाई करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? अब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा है और आपने उन्हें एक ग्रुप में रख दी है, तो इसका मतलब है उनका एंसेस्टर सेम था। ये बात समझ आई? तो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रेड सिमिलर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनकी हिस्ट्री भी सेम ही होगी। दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि बर्ड्स ओवरऑल जितने भी हैं इनका एंसेस्टर कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जिससे ये इवॉल्व हुए। लेकिन अगर मैं विद इन बर्ड्स भी फर्क करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। मेरे पास पिजन है, पैरट है, पेंगुइन है, फ्लेमिंगो है, डक है। अब इन सब का एंसेस्टर कोई सेम होगा, लेकिन मैं इनके बीच में भी फर्क कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि इनमें से पैरट और पिजन जो है ना, ये एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो लाजमी तौर पे बाकी बर्ड्स की निस्बत इन दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर है ना वो एक ही होगा। ठीक है, तो ये बात यहां की गई है कि पिजन्स और पैरट्स चूंकि इनमें शेयर्ड ओरिजिन है, इसका मतलब है कि ये किसी कॉमन बर्ड इंसेस्टर से बने थे। कोई माजी में कॉमन बर्ड था जो अपने माहौल के मुताबिक इस तरह इवॉल्व हुआ है कि एक जगह पे वो पिजन में बदल गया, दूसरी जगह में वो पैरट में बदल गया। क्यों? क्योंकि हम इनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा देखते हैं। ठीक, तो ये जो अब आपके पास रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ये इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बता रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बता रहा है। जब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लेते हो ना और फिर आप मजीद उनमें देखते हो किन किन में सिमिलैरिटीज ज्यादा है, तो आप इस तरह का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो। ट्री में भी तो ऐसे ही होता है, मेन ब्रांच होती है, फिर वो फर्दर डिवाइड करती है, फिर जो सब ब्रांच है वो फर्दर डिवाइड करती है। तो ये भी तो कुछ ऐसे ही बन रहा है। यहां पे कोई कॉमन एंसेस्टर था, उसने खुद को जब इवॉल्व किया तो आपके पास दो अलग अलग जानदार बने। इस कॉमन एंसेस्टर ने जब खुद को डेवलप किया, इवॉल्व हुआ, तो वक्त के साथ साथ दो डिफरेंट जानदार बने। ये जो कॉमन एंसेस्टर है जब इसमें एवोल्यूशन हुई तो इससे पिजन और पैरट बना होगा, यहां वाला जो था उससे पेंगुइन और फ्लेमिंगो बना होगा। ये जो अब आपके पास ट्री आता है इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, जो कि आपको क्लासिफिकेशन जो है बिल्ड करने में मदद देती है। क्योंकि आप क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे जब इन ऑर्गेनिजम्स में शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हो तो आपके लिए इनका एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना आसान हो जाता है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है? यह आपको किसी भी स्पीशीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। यह बताता है कि आपके पास जो स्पीशीज हैं इनमें किस तरह से कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे अगर आप नीचे देखो तो कहते हैं पेंगुइन और फ्लेमिंगो ये एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो इनका एंसेस्टर कॉमन होगा। अब ये बड़े अर्ली मेथड है, ये बड़ा सिंपल मेथड है, लेकिन आज साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। शुरू में जब हमारे पास एवोल्यूशन का कंसेप्ट आया था तो हम यहीं तक बात करते थे, लेकिन आज आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो। आज हम फिर फर्दर जाते हैं कि बाहर से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे, हम अंदर जाके जब इनमें डीएनए, प्रोटीन और केमिकल रिएक्शंस का सीक्वेंस देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, वो भी हमें इस बात की तरफ माइल करते हैं कि हां इन दोनों में कॉमनैलिटीज ज्यादा है, इन दोनों में कॉमनैलिटीज ज्यादा है। ओवरऑल इन सब में बाकी के एनिमल से कॉमनैलिटीज ज्यादा है। एक सिमुलेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन प्लांट से रिलेटेड है। एनिमल्स की तो हमने बात कर ली, प्लांट्स में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या कॉमन एंसेस्ट्री का अंदाजा लगाते हो। अब ये देखो,
ये हमारे पास मल्टीपल प्लांट्स है जिनमें वीट है, अगर आप पढ़ सको, राई है, बार्ले है, ओट, राइस और मेज। ये वो प्लांट्स है जिन्हें आप मिला के कहते हो सीरियल। ठीक है, अब अगर आप इन सबको देखो ना तो ये सभी ग्रास फैमिली मोनोकोट्स हैं। ठीक, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स थे ना, मोनोकोट एंड डाइकोट, मैंने बताया था। मोनोकोट वो थे जिनके सीड में एक ही कोटिलेडन था, डाइकोट वो थे जिनके सीड में दो कोटिलेडन थे, अगर लास्ट आपको चैप्टर का लास्ट नॉलेज याद हो तो। ये सब आपके पास ग्रास फैमिली के हैं और ग्रास जो है वो मोनोकोट है। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप इनके सीरियल्स को, इनके ग्रेन्स को एज ए फूड यूज करते हो, और अगर आप इनके ग्रेन देखो, दाने देखो, बीज देखो, तो ये सब ड्राइड है। देख रहे हो, कोई वो फल नहीं है जैसे आप आम खाओगे तो अंदर से गुठली निकलेगी। तो इनके ग्रेन ड्राइड हैं जिन्हें आप फूड के सोर्स पे यूज करते हो। इन सभी में आप देखते हो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। अब ये क्या है? कॉमनैलिटीज हैं, ये मोनोकोट्स हैं, ये ग्रास फैमिली से हैं। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, अगर आप सिमुलेशन समझना चाहो तो यहां वो उस प्लांट को दिखा रहा है और दुनिया के वो रीजन जहां पे ये ज्यादा पाया जाता है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब सर अगर आप इन सबको देखो और आपने प्लांट्स को भी देखना है, आपको नजर आएगा कि कैसे इनके अंदर इनकी फ्लावरिंग स्ट्रक्चर सेम है। कैसे वो ऊपर इनके वो दानेदार स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं जो ऑलमोस्ट सभी में इसी तरह है, और इनके अंदर आप देखते हो इनके ड्राई ग्रेन ग्रो करते हैं। जब आप ऑर्गेनिजम्स को, चाहे प्लांट्स हैं, इस तरह से कैटेगराइज कर लोगे, स्लाइड्स पे वापस आते, तो क्या आपके लिए आसानी नहीं रहेगी? क्या आप ये नहीं समझोगे कि अगर इनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं, आप देख के बता सकते हो, इनके फीचर्स की बेस पे बता सकते हो, इसका मतलब यह है कि इन सब का जो पेरेंट प्लांट था या पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो सेम था। दे हैव शेयर्ड एंसेस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने से पता लगती है, हमें उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगता है कि जब माजी में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे थे तो कौन से ऑर्गेनिज्म कब इकट्ठे इवॉल्व हुए या एक दूसरे के पास पास इवॉल्व हुए, जिसके उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं, और जो एक दूसरे से दूर दूर इवॉल्व हुए हैं, जिनके एवोल्यूशन में गैप बहुत ज्यादा है, एक बहुत पहले आया है, दूसरा बहुत बाद में आया है, वहां डिफरेंसेस ज्यादा हाईलाइट होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक और एग्जांपल लिए बुक से हटके। ये आपके पास वो तीन ऑर्गेनिज्म, सिंप्लीफाइड है ना, कैट्स, डॉग्स और फॉक्स। कहते हैं इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जिससे पता लगता है इनका एंसेस्टर कोई कॉमन था। लेकिन पास्ट में ना हमने देखा कि वो जो एंसेस्टर था वो किसी तरह मॉडिफाई हुआ और उससे दो तरह के जानदार बने। एक को आज हम कैट की नाम से जानते हैं। दूसरा जो एंसेस्टर था ना वो फिर आगे कुछ जमाने के बाद मॉडिफाई हुआ। वो जब मॉडिफाई हुआ तो उनमें से एक जो था वो डॉग में इवॉल्व हुआ और दूसरा फॉक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप इन तीनों को इकट्ठा रख के देखो तो आपको डॉग और फॉक्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी। ठीक, लेकिन अगर आप परिंदों के साथ कंपैरिजन करोगे, अब आप कहोगे ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलते हैं, ये बर्ड्स के साथ नहीं मिलते। दूसरा बेनिफिट अगर हम देखें, हमारे पास कहता है प्रिडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियस सी बात है, अभी यही तो बात की है कि हम क्लासिफिकेशन के दौरान कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बुनियादी खसूसियात सेम है, उन्हीं की बुनियाद पे तो ग्रुपिंग करते हैं। जहां कैरेक्टरिस्टिक सेम है एक ग्रुप में इकट्ठे डाल दिया। तो इसका मतलब यह है अगर आप एक ग्रुप के किसी एक मेंबर को उठाओ और उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करो तो आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर आप पैरट को लेते हो, आप कहते हो उसमें विंग है और वो प्लांट्स को ईट करता है, फ्रूट्स को ईट करता है, और इस तरह की आप ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि जो बर्ड्स फैमिली है, जो ग्रुप है, उसमें बाकी के ऑर्गेनिज्म में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के पास विंग्स होंगे। तो प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी हमें क्लासिफिकेशन से ही पता लगता है। अगर हमारे पास किसी एक मेंबर का, पूरे ग्रुप में से एक मेंबर का नॉलेज हो, हम उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं उस सेम ग्रुप के बाकी के मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर किसी एक प्लांट फैमिली में से, ठीक है, प्लांट की कोई फैमिली है और हम देखते हैं उस फैमिली का हमारे पास एक प्लांट है और वो प्लांट पॉइजनस है, उसमें जहर है, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हो कि उस फैमिली के जो दूसरे प्लांट्स होंगे ना
उनमें भी ज्यादा चांसेस हैं ये पॉइजनस हो। और हमारे पास एग्जांपल है, जैसे आपके पास पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, ये आपने साइंटिफिक नेम याद करने हैं। और दूसरा टोमेटो है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये जो आप दोनों प्लांट्स हैं, पोटैटो और टोमेटो, इन दोनों में सोलेनिन टॉक्सिन होता है। और ये जो टॉक्सिन है ये नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं खुद को इंसेक्ट्स के अटैक और डिजीजेस से बचाने के लिए। अब पोटैटो और टोमेटो में चूंकि सिमिलैरिटीज ज्यादा है, तो आपने देखा दोनों में ये टॉक्सिन मौजूद है। लेकिन कहता है कि बाकी के जो प्लांट्स है ना इस फैमिली के, उन सब में भी ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। उनमें भी आप देखते हो बहुत सारी थेराप्यूटिक क्वालिटीज हैं, यानी कि वो भी बहुत सारे ड्रग रिलेटेड केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपने एक फैमिली के दो मेंबर में देखा कि वो कुछ थेराप्यूटिक यानी कि कुछ बीमारियों के खिलाफ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आपने बाकी फैमिली मेंबर्स को स्टडी किया तो आपको पता लगा उनमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। गाइडेंस इन कंजर्वेशन, अच्छा यहां पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी है, इसको भी जरा देखें। सेकंड एनिमेशन जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड मैंने सिलेक्ट की है, यहां पे मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा कि किस तरह हम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अब फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जितने भी हैं हम सबको दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। अब अगर आप एक भी इन ग्रुप्स में से फ्लावर को या प्लांट को उठा के स्टडी कर लो, तो इसका मतलब है उस ग्रुप के तमाम प्लांट्स में यही फीचर्स हैं। व्हाट इज दिस? प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दुनिया के जितने प्लांट्स हैं वो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स, या वो डाइकोट है या वो मोनोकोट है। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं? आपके पास जो सिमुलेशन होगी आपने इसको ज्यादा एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखो इनकी रूट्स को ऑब्जर्व करो। आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ के आए हुए हो, दो तरह की रूट्स थी। एक टैप रूट थी, ये देखो बड़ी सी एक रूट है जिससे छोटे छोटे रूट हेयर निकले हैं। और दूसरी जगह वो मेन रूट नहीं होती, बल्कि हम देखते हैं वहां पे फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो कहते हैं जितने भी ये मोनोकोट प्लांट्स है ना, इनमें फाइब्रस रूट्स हैं, और जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं इनमें टैप रूट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब मैं रेंडमली आपके सामने कोई भी डाइकोट प्लांट ले आऊं, और अब आपको ये पता लग गया है इन दोनों के फीचर्स को, और मैं आपसे कहूं बताओ इनमें रूट्स कौन सी होगी, यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कि अगर ये डाइकोट है तो इनमें टैप रूट होगी। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ी एक्सप्लेन इसलिए की है कि आपको बाकी की एग्जांपल्स जो है वो आप खुद पिक कर लो। अब अगर हम गौर करें तो यहां पे अगर आप देखोगे ना इनके लीव्स को, आपने सबसे पहले अपने घरों के माहौल में जो प्लांट्स हैं इनको देखना है, अपनी गली मोहल्ले के माहौल में आपको यहां पे जो प्लांट्स मिलेंगे ना, अगर आप इनकी लीफ को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इनकी लीफ में आपको प्रॉपर वेन्स मिलती हैं, और एक मोटी सी वेन होती है जो सेंटर से गुजर रही होती है, और बाकी आप देखते हो उसके साथ उसकी ब्रांचिंग निकल रही होते हैं। ये जो नेटवर्क ऑफ वेन होता है ना, ये डाइकोट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि अगर आप मोनोकोट प्लांट को देखोगे तो इनमें आपको इस तरह से, ये आपने ऑब्जर्व करने, इस तरह नेटवर्क नहीं मिलेगा, बल्कि आप देखोगे पैरेलल वेन्स चल रही होंगी। इनमें वो नेटवर्क नहीं होगा, नेटेड, ठीक है, नेट वेन्ड लीफ नहीं होते ये। तो ये आपके पास अगेन कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी मोनोकोट डाइकोट को आप ऑब्जर्व कर लो, आपको उसमें ये चीज नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह इनमें और कैरेक्टरिस्टिक है। चूंकि हमारा यहां पे मकसद इनको डिटेल पढ़ना नहीं है, बस फीचर्स को हाईलाइट करना है, तो हम टाइम को देखते हुए जरा जल्दी से इसको मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जैसे एक और एग्जांपल है, ये जो येलो कलर में फ्लावर है डाइकोट का, इसके पेटल्स देखो जिन्हें आप पत्तियां कहते हो कलरफुल, ये आपको जनरली 4 या 5 या उसका मल्टीपल मिलती है, जैसे यहां पे 5 है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो मोनोकोट को, ये जो आपके पास रेड ऑरेंज कलर में है, इसकी अगर आप पत्तियां ऊपर से गिनने की कोशिश करो तो आपको रियलाइज होगा कि ये 3 या 3 का मल्टीपल होते हैं। और अगर आप यहां पे कंटिन्यू इसको काउंट कर सको टॉप व्यू से, तो यहां पे ये
6 है। देख रहे हो? वापस आते हैं स्लाइड पे। तो ये अब आपके पास क्या है, आप किसी भी मोनोकोट फ्लावर को लोगे, जब आपको पता लग गया है इनकी वो जो पत्तियां 3 या 3 का मल्टीपल है, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट जोन सा भी प्लांट हो। आगे हमारे पास है गाइडेंस इन कंजर्वेशन। कहते हैं जब आप स्पीशीज के दरमियान क्लासिफिकेशन की मदद से ताल्लुक रिलेशनशिप कायम कर लेते हो ना, तो आपको माहौल में उन स्पीशीज को महफूज करने के लिए भी आसानी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। कहते हैं जो आपके पास क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, जो मिलते जुलते होते हैं, इनके इकोसिस्टम में रोल्स वो भी सेम होते हैं और इनके लिए खतरात भी सेम होते हैं। अगर आपने नोटिस किया कि माहौल में, एनवायरनमेंट में किसी एक स्पीशीज को खतरा है, अब वो खतरा उनके हैबिटेट लॉस की वजह से भी हो रहा है कि आप उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या ह्यूमन एयर में पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और उस पोल्यूशन की वजह से वो स्पीशीज डेंजर हो रही है, या क्लाइमेट चेंज है, जो भी फैक्टर है, आपने ये नोटिस किया कि इन वजूहात की बिना पे किसी एक स्पीशीज के अंदर खतरा लाहक हो गया कि ये नापैद हो सकती है, तो आप लोगों को ये पता है, चूंकि इस स्पीशीज जैसे और जो ऑर्गेनिज्म है, इन सब को सेम ही थ्रेट्स होते हैं, इनके सेम कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे, तो आप ना सिर्फ उस स्पीशीज को बचाओगे, बल्कि उस स्पीशीज के जैसे और जो दूसरे कॉमन उस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, आप सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक? कहते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, इनके ट्रेड्स भी सिमिलर होते हैं और इन्हें अपने माहौल में सेम ही स्ट्रेसेस का खतरा लाहक होता है कि एक फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो उस जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, उसके ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिसकी वजह से कहते हैं जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं जो माहौल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या आपके माहौल को प्रोटेक्ट करते हैं, वो फिर हमारे स्पीशीज को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और प्रोटेक्टिव मेजर्स इख्तियार करते हैं। जैसे अगर आप देखो हमारा कौमी जानवर मारखोर, अब जब हमें पता लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और एक वक्त आएगा वो नापैद हो जाएगा, तो आपके पास गवर्नमेंट जो है उसने स्टेप्स लिए। जैसे कि अब हम जानते हैं कि मारखोर कौमी जानवर जो है, इसका शिकार हंटिंग इनलीगल है। ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव मेजर है। हमें पता लग गया ना कि जंगलात काटने की वजह से हम उसका घर तबाह कर रहे हैं, उसको नुकसान दे रहे हैं, तो हमने प्रोटेक्टिव मेजर लेना शुरू कर दिए। तो ये भी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे हुआ। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, जब आप कॉमन नेम्स लेते हो ना, हम आगे पढ़ेंगे बायोनोमेनक्लेचर, बाज़ औक़ात एक से ज्यादा जानदारों के लिए, जानवरों के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए आप एक कॉमन नेम यूज करते हो। आम जुबान में तो मसला नहीं होता, लेकिन जब आप कहीं साइंटिफिक काम कर रहे हो तो आपके लिए खतरा होता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जो दावा कर रहे हो, सेम नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पे जो पर्सन वो आपकी बात सुनेगा, वो किसी और ऑर्गेनिज्म से मुताल्लिक समझेगा कि आप उसकी बात कर रहे हो। तो इस चीज से बचने के लिए जब आप क्लासिफिकेशन करते हो उनको, तो आपके पास कम्युनिकेशन करना जो है वो आसान हो जाता है कि साइंटिस्ट जो है उन्हें पता होता है कि वो किस कंटेक्स्ट में किस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगले दो हमारे पॉइंट है जी, इजियर आइडेंटिफिकेशन और फैसिलिटेट रिसर्च। इनको हम कल डिटेल से कवर करते हुए अगला एसएलओ स्टार्ट करेंगे। जनरल सा बस बता देता हूं कि आपके पास क्लासिफिकेशन जो है वो रिसर्च पे मदद देती है। अब ह्यूमन और माइस दोनों मैमल है, जरूरत नहीं है आपको आप ह्यूमन पे तजर्बे करो, आप माइस पे तजर्बे करो और उसका आप रिजल्ट ह्यूमंस पे भी अप्लाई कर दो। थोड़ा डिटेल कल इसको बात करेंगे। और इजियर आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज हैं और आपने एक नई स्पीशीज डेवलप कर दी है, तो अब आप इस नई स्पीशीज को ना पहले से मौजूद ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करोगे। जहां ये मैच कर जाएगी वहां उसे प्लेस करने में आसानी हो जाएगी। कल हम इंशाल्लाह ये लास्ट दो पॉइंट्स इसके पढ़ेंगे। आपने इसको खुद पढ़ना है। मैंने कोशिश की है किताब के अंदर भी कैंटब 9th बायो में कि आपके लिए एक एक स्टेटमेंट ना हो। जनरली क्या होता है हमारी बुक्स में कि इस तरह की इंफॉर्मेशन एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में बता दी जाती है और बच्चे को उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता होती और उसको वो ना चाहते हुए भी वो उसको रट्टा लगाना पड़ता है और वो चीज मुश्किल हो जाती है।
कैंटब की बुक में मैंने ये कोशिश की है कि आपके लिए हर पॉइंट को लैबोरेट किया जाए ताकि आपको उसके बैकग्राउंड स्टोरी और इंफॉर्मेशन मालूम हो। फिर जब आपको चीज समझ आ गई है, अब आप खुद भी वो बात लिख सकते हो आसान अल्फाज में। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, इन्हें पढ़ें, प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।